साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तब उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई इंफ्रा प्रोजेक्ट लॉन्च किए, जैसे कि भारतमाला, सागरमाला, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। और अब इन इंफ्रा प्रोजेक्ट को लॉन्च किए हुए काफी समय बीत चुका है, बहुत सारा पैसा इन प्रोजेक्ट पे खर्च हो चुका है। तो ये प्रोजेक्ट अब तक कितना कंप्लीट हुए हैं और इससे इंडियन इकोनॉमी को कुछ फायदा हुआ है या सिर्फ टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट हुआ है, आइए एक्सपोज करते हैं इन इंफ्रा प्रोजेक्ट को। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भारत जब आज़ाद हुआ था तब देश में 85% फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन रेलवे के थ्रू हुआ करता था और बाकी का 15% ट्रांसपोर्टेशन रोड के थ्रू हुआ करता था। पर भारत सरकार की मिसमैनेजमेंट और इनएफिशिएंसी के चलते रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का शेयर कम होता गया और रोड ट्रांसपोर्टेशन का शेयर बढ़ता गया। आज की बात करें तो भारत में रेलवे के थ्रू फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन 30% हो गया और रोड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन 60% तक बढ़ गया है। आपको एक बात जान के हैरानी होगी, इंडियन रेलवे के रेवेन्यू में 67% शेयर फ्रेट ट्रेन यानी कि मालगाड़ियों का होता है, पैसेंजर ट्रेन का 26%, सन्ड्री और अदर कोचिंग का 3 से 3.5%। मालगाड़ियों से इतना रेवेन्यू जनरेट होने के बावजूद भारत सरकार ने कई सालों तक मालगाड़ियों के लिए प्रॉपर फ्रेट कॉरिडोर नहीं बनाया था। मालगाड़ियों से जितना रेवेन्यू जनरेट होता था उन्हें पैसेंजर ट्रेन की सब्सिडीज में लगाया जाता था ताकि सरकार को इलेक्शन में लोगों के वोट मिल सके। अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि इंडियन रेलवेज लॉस में जाने लगी और साथ में ट्रेन से माल ढुलाई भी कम होती गई। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने डीएफसी को अनाउंस किया। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर डीएफसी भारत की आज़ादी के बाद का अब तक का सबसे बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट है। डीएफसी प्रोजेक्ट की शुरुआत 2006 में हुई थी और डीएफसी का पहला कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट 7 साल बाद 2013 में दिया गया था। डीएफसी के डिले होने के पीछे डीएफसी सीआईएल के सीनियर ऑफिशियल ने 2 वजह बताई हैं। एक तो जब 2006 में ये कॉरिडोर पास हुआ था तब उस समय की सरकार ने लैंड एक्विजिशन प्रोसेस बहुत स्लो रखा था, जिसके चलते 2014 तक सिर्फ 88% लैंड ही कॉरिडोर के लिए एक्वायर हो पाया था। दूसरा रीजन सीनियर ऑफिशियल्स ने कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया है। सीनियर ऑफिशियल्स का कहना है कि 2006 से 2014 तक सिर्फ 4000 करोड़ रुपए इस कॉरिडोर के लिए यूज किए गए थे, जिसके चलते इस कॉरिडोर पे काम बहुत स्लो हो रहा था। पर 2014 के बाद इस कॉरिडोर को बनाने में अब तक 94,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। डीएफसी में अभी 2 कॉरिडोर को बनाया जा रहा है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसकी टोटल लेंथ करीबन 1873 किलोमीटर है, ये कॉरिडोर बन के ऑपरेशनल भी हो गया है। इस कॉरिडोर को पंजाब के लुधियाना से कोलकाता के पास दानकुनी तक बनाया गया है। ये कॉरिडोर भारत के 6 स्टेट के एरिया को कवर कर रहा है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लेंथ 1504 किलोमीटर है। ये कॉरिडोर भारत के 5 स्टेट के एरिया को कवर करेगा। इस कॉरिडोर की मदद से कोई भी सामान दिल्ली से भारत के किसी भी वेस्टर्न कोस्ट के मेजर पोर्ट तक 24 घंटों के अंदर पहुंच जाएगा। मौजूदा समय में रेलवे के थ्रू 2 से 3 दिन लग जाते हैं। ये कॉरिडोर 93% कंप्लीट हो चुका है और 102 किलोमीटर के पेंडिंग पार्ट दिसंबर 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा और उस समय डीएफसी प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी न्यू साउथ वेल्स ने एक स्टडी में बताया है कि डीएफसी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट कर रही है, इंडिया के लॉजिस्टिक कॉस्ट माल ढुलाई को सस्ता कर रही है और साथ में इंडियन रेलवेज का रेवेन्यू बढ़ा रही है। डीएफसी के चलते इंडिया के कमोडिटी प्राइस में 0.5% की गिरावट हुई है। इसके अलावा 2018 से 2023 के बीच डीएफसी के चलते इंडियन रेलवेज का रेवेन्यू 2.94% बढ़ा है। इसके अलावा डीएफसी से इंडिया की जीडीपी को हर साल 16,000 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है। डीएफसी को ज्वेल ऑफ इंडियन रेलवेज कहा जा रहा है। डीएफसी आने वाले समय में इंडियन रेलवेज को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने वाली है। डीएफसी की अचीवमेंट को देख के अब देश में और कॉरिडोर्स को बनाने की बात हो रही है और अब भारत सरकार देश में 3 न्यू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने का भी प्लान बना रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डीएफसी को बनाने में मोदी सरकार इतना पैसा क्यों खर्च कर रही है और इससे भारत को क्या फायदा होगा। तो देखो, इस समय मालगाड़ियां 20 से 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं और 8 घंटे में 150 से 200 किलोमीटर ट्रैवल करती हैं। डीएफसी से अब मालगाड़ियां 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगी और 8 घंटे में 400 से 500 किलोमीटर ट्रैवल करेंगी। इससे इंडियन रेलवे के 18 से 20 घंटे सेव होंगे। डीएफसी के बन जाने से ट्रेन ट्रैफिक भी कम होगा, जिससे पैसेंजर ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी। डीएफसी को पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड बनाया जा रहा है, जिससे कार्बन इमिशन बहुत कम जनरेट होगा। भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, जिससे ट्रेन में फ्रेट का वॉल्यूम भी तेजी से बढ़ रहा है, तो इसके चलते डीएफसी को बनाया जा रहा है। डीएफसी बनने से भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। देखो, भारत सरकार चाह रही है कि देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट 15% से कम होकर 2030 तक 8% तक आ जाए।
आज के समय भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है। चाइना से भी बड़ा रोड नेटवर्क इंडिया में है। पर अगर हम क्वालिटी ऑफ रोड यानी कि हाईवे और एक्सप्रेसवे की बात करें तो भारत इसमें बहुत पीछे है। तो भारत की इसी कमी को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना की शुरुआत करी थी। भारतमाला प्रोजेक्ट भारत सरकार के रोड एंड नेशनल हाईवे डेवलपमेंट का एक मेगा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 31 जुलाई 2015 को हुई थी और अक्टूबर 2017 को इस प्रोजेक्ट के फेस 1 को सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल मिला और नेशनल हाईवे की कंस्ट्रक्शन शुरू की गई। भारतमाला प्रोजेक्ट के फेस 1 में डिसाइड किया गया कि देश भर में 34,800 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनाया जाएगा, जिसमें 9,000 किलोमीटर का इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा, 6,000 किलोमीटर का इंटर कॉरिडोर और फीडर रूट्स बनाए जाएंगे, 5,000 किलोमीटर का नेशनल कॉरिडोर बनाया जाएगा, 2,000 किलोमीटर की बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड बनाई जाएगी, 2,000 किलोमीटर की कोस्टल रोड और पोर्ट रोड बनाई जाएगी, 800 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा और NHDP के अंडर 10,000 किलोमीटर के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा। NHDP की नींव 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखी थी, जिसके अंतर्गत देश भर में 48,793 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाना था, जिसमें से 10,574 किलोमीटर का नेशनल हाईवे का काम अंडर कंस्ट्रक्शन मोड में था। तो साल 2015 में भारतमाला प्रोजेक्ट में NHDP के पेंडिंग हाईवे कंस्ट्रक्शन को भी इंक्लूड कर दिया गया था। भारतमाला फेस 1 की कॉस्ट 5,35,000 करोड़ रुपए एस्टिमेट की गई थी और फेस 1 को कंप्लीट करने का टारगेट 2022 रखा गया था और अब 2025 चल रहा है और अब तक भारतमाला के अंडर 26,425 किलोमीटर हाईवे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट अवार्ड किए जा चुके हैं, जिसमें से 19,826 किलोमीटर हाईवे बन चुका है। और ये इंफॉर्मेशन भारत के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने मार्च 2025 में दी है। इसके अलावा भारतमाला के अंडर ग्रीन फील्ड कॉरिडोर को भी बनाया जा रहा है, तो इसमें अब तक 6,669 किलोमीटर का प्रोजेक्ट अवार्ड किया जा चुका है और 4,610 किलोमीटर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है। भारतमाला के अंडर हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए स्मार्ट टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जा रहा है। भारत सरकार ने भारतमाला प्रोजेक्ट के अंडर 8,53,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो जो भारतमाला प्रोजेक्ट का फेस 1 2022 में कंप्लीट होना था, वो अब तक 57% कंप्लीट हुआ है और फेस 1 पूरा 2027-28 तक कंप्लीट होगा। साथ में कॉस्ट 5,35,000 करोड़ रुपए एस्टिमेट की गई थी, जो अब बढ़ के 8,53,000 करोड़ रुपए पहुंच गई है। और रेटिंग एजेंसी ICRA ने बताया है कि फेस 1 की टोटल कॉस्ट 10,64,000 करोड़ रुपए पहुंच जाएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे, एक तो प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ है और प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी डबल हो गई है। भारत सरकार टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट कर रही है। एक चीज आप लोग जान लो कि हमारे देश में इतनी सारी हर्डल्स हैं जिसके चलते प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट ही नहीं हो पाते हैं, जैसे कि एनवायरमेंट कंसर्न। भारत में इंफ्रा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना पड़ता है, जिसमें बहुत टाइम लगता है। इसके अलावा जब प्रोजेक्ट शुरू होता है तो NGO वाले आ जाते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने से एनवायरमेंट को नुकसान होगा। इसके अलावा डिले का सबसे बड़ा कारण है पॉलिटिक्स। जैसे ही किसी राज्य में सरकार बदलती है, प्रोजेक्ट को बीच में ही रोक दिया जाता है। ये चीज चाइना में नहीं होती है। चाइना को जिस जगह पे जो चीज बनानी रहती है वो चाइना बनाता है। इसके अलावा भारतमाला के डिले होने के पीछे पेंडेमिक भी एक कारण है। पेंडेमिक के चलते भारत में कई सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट 2-3 सालों के लिए डिले हो गए हैं। अब बात करते हैं कॉस्ट की, तो कॉस्ट बढ़ने का पहला कारण है इन्फ्लेशन। पेंडेमिक के बाद से हमारे देश में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ी है, जिसका इम्पैक्ट इंफ्रा प्रोजेक्ट में भी देखने को मिला है। इसके अलावा हमारे देश में जैसे ही लोगों को पता चलता है कि इस जगह पे हाईवे बनेगा, लोग उस जगह पे जमीन खरीदने लगते हैं और फिर हाई कॉस्ट में गवर्नमेंट को सेल करते हैं, जिसके चलते प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। कंस्ट्रक्शन से ज्यादा भारत सरकार को जमीन खरीदने में ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, जिसके चलते प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ने लगती है और प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ने से भारत में हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड भी अब स्लो हो गई है। भारत सरकार पिछले 2 सालों से कम हाईवे के प्रोजेक्ट अवार्ड कर रही है। भारत सरकार पहले मल्टीपल लेवल पे प्रोजेक्ट को चेक कर रही है ताकि प्रोजेक्ट की कॉस्ट ज्यादा ना बढ़ सके और फिर प्रोजेक्ट को अवार्ड कर रही है। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि भारतमाला से देश को क्या फायदा हुआ है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 तक भारत में नेशनल हाईवे की लेंथ 91,287 किलोमीटर थी, जो 2025 में बढ़ के 1,46,145 किलोमीटर हो गई है। पिछले 10 सालों में नेशनल हाईवे की लेंथ 60% बढ़ी है। वहीं 4 लेन नेशनल हाईवे
2.5 गुना बढ़ा है। भारतमाला के चलते भारत का टोल कलेक्शन बहुत तेजी से बढ़ा है। 2013-14 में भारत का टोल कलेक्शन 4,770 करोड़ रुपए था, वहीं 2024 में टोल कलेक्शन बढ़ के 70,000 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया है। देखो, भारतमाला के थ्रू बीते 10 सालों में भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इंप्रूव और स्ट्रांग हुआ है, पर अभी इसमें बहुत काम बाकी है। जैसे कि भारत में आज भी रोड में गड्ढे देखने को मिलते हैं, भारत में हाईवे की स्पीड कम देखने को मिलती है। भारत में हाईवे की स्पीड 47 किलोमीटर पर आवर की है, वहीं चाइना में हाईवे स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है। देखो, अभी तक तो भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक है, पर हमें फ्यूचर में इसे और स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि भारत में बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन हो रही है। गांव से लोग शहर आ रहे हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी काम करने की ज़रूरत है। भारत दुनिया की एक ऐसी जगह पे स्थित है जहाँ पे इंडियन ओशियन के थ्रू वर्ल्ड का 15 से 16% ट्रेड होता है। भारत का लगभग 95% ट्रेड इंडियन ओशियन के रूट के जरिए से होता है, पर भारत इंडियन ओशियन के रूट को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने सागरमाला परियोजना की शुरुआत की है। सागरमाला परियोजना का पहला प्रस्ताव 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा रखा गया था, पर फिर 1 साल बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई और ये प्रोजेक्ट पोस्टपोन हो गया। फिर भारत के लॉजिस्टिक सेक्टर की परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया के तहत सागरमाला परियोजना की शुरुआत मार्च 2015 को की। सागरमाला प्रोजेक्ट का मेन एम भारत के 7,516 लंबे कोस्ट लाइन और 14,500 किलोमीटर पोटेंशियल वाटरवेज और मेजर इंटरनेशनल सी रूट को डेवलप करना है, और साथ में भारत के पोर्ट को मॉडर्नाइज करना और नए पोर्ट को बनाना है, जिससे भारत का लॉजिस्टिक सेक्टर इंप्रूव हो सके। भारत 95% ट्रेड पोर्ट के जरिए से करता है, और साल दर साल भारत का ट्रेड बढ़ता जा रहा है, जिससे भारत के पोर्ट पे बोझ भी बढ़ता जा रहा है। तो इसी बोझ को कम करने के लिए भारत सरकार सागरमाला की मदद से देश में नए पोर्ट बनवा रही है, और साथ में पुराने पोर्ट को मॉडर्नाइज कर रही है, जिससे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो सके और भारत का ट्रेड बढ़ सके। सागरमाला का मकसद भारत में शिपिंग सेक्टर को भी डेवलप करना है। सागरमाला प्रोग्राम के अंडर 5.79 लाख करोड़ रुपीस के 839 प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए थे, जिसमें से 1.41 लाख करोड़ रुपीस के 272 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। पोर्ट मॉडर्नाइजेशन में 103 प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, जिससे पोर्ट कैपेसिटी 230 मैट्रिक टन पर एनम बढ़ी है। इसके अलावा अभी 2.91 लाख करोड़ रुपीस के 234 प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं। कनेक्टिविटी एनहेंसमेंट के अंडर 92 प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए हैं, जिसमें 1500 किलोमीटर पोर्ट लिंक्स बनी है, और अभी 2 लाख करोड़ रुपए के 279 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंडर 26,000 करोड़ के 310 प्रोजेक्ट हैं, जिससे 30,000 से ज्यादा फिशरमैन को फायदा हुआ है। पोर्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंडर 55,000 करोड़ के 14 प्रोजेक्ट में से 9 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब इससे फायदा ये हुआ है कि पिछले 10 सालों में कोस्टल शिपिंग में 118% की ग्रोथ हुई है, जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट और कार्बन इमिशन कम हुआ है। कोस्टल कनेक्टिविटी इंप्रूव होने से फेरी से ट्रेवल करने वाले 40 लाख से ज्यादा पैसेंजर को फायदा हुआ है। कार्गो मूवमेंट 700% इंक्रीज हुई है, जिससे रोड और रेल कंजेशन कम हुआ है। वर्ल्ड के टॉप 100 पोर्ट में इंडिया के 9 पोर्ट शामिल हो गए हैं, जिसमें से वाइजैक पोर्ट टॉप 20 कंटेनर पोर्ट में शामिल हुआ है। इसके अलावा इंडियन पोर्ट की एफिशिएंसी बढ़ी है, जहां 2013-14 में भारत के पोर्ट का टर्न अराउंड टाइम 93.59 आवर्स का था, जो अब कम होकर 48.65 आवर्स का हो गया है। पोर्ट टर्न अराउंड टाइम का मतलब यह है कि पोर्ट में जो शिप आती है वो कितने टाइम में सारा माल को अनलोड करती है और नए माल को लोड करती है। जिस देश का पोर्ट टर्न अराउंड टाइम जितना कम होता है, उस देश का ट्रेड उतनी तेजी से बढ़ता है। तो पोर्ट टर्न अराउंड टाइम कम होने से पोर्ट की एफिशिएंसी बढ़ती है और साथ में क्वालिटी सर्विस बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। तो पिछले 10 सालों में आप देख सकते हैं कि सागरमाला की मदद से भारत के पोर्ट का टर्न अराउंड टाइम 48% कम हुआ है। भारत सरकार इसे 16 से 18 घंटे और कम करना चाहती है। इसके अलावा भारत के पोर्ट की कार्गो कैपेसिटी भी बढ़ती जा रही है। अब आप पूछोगे कि सागरमाला प्रोजेक्ट को इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो देखो, सागरमाला के अंडर प्रोजेक्ट को टाइम टू टाइम बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि भारत के पोर्ट में लोड बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा भारत ने सागरमाला 2.0 भी लॉन्च किया है, जिसमें शिप बिल्डिंग, रिपेयर, ब्रेकिंग और रिसाइकलिंग को ऐड किया गया है, और इसके लिए अलग से 40,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। सागरमाला प्रोजेक्ट के थ्रू आने वाले 10 सालों में 12 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद भी की जा रही है। सागरमाला को 2047 आत्मनिर्भर भारत के साथ जोड़ दिया गया। अब 2047 तक भारत के पोर्ट में जो भी प्रोजेक्ट को ऐड करना होगा वो सागरमाला के अंडर होगा। तो देखा जाए, इन इंफ्रा प्रोजेक्ट के चलते आने वाले समय में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सुधार आएगा, जिसके चलते बहुत सी फॉरेन कंपनीज जो अभी भारत में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं, वो भारत में इन्वेस्ट करना चालू करेंगी, क्योंकि तब भारत में सब कुछ अवेलेबल होगा, जैसे कि
बिग मार्केट, चीप लेबर और साथ में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, और इससे भारत को 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन जीडीपी बनने में बहुत हेल्प भी होगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।